प्यारे विद्यार्थियों, @Unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो कल के मानी इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन देख लिया था, मोमेंटम भी देख लिया था और लीनियर मोमेंटम का जो है कंजर्वेशन भी हमने देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्या भाई, आज हम लोग थर्ड लॉ का कुछ यूज भी देखेंगे। क्या देखेंगे? थर्ड लॉ का कुछ यूज देखेंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ थर्ड लॉ। तो इसमें भाई बहुत सारा यूजेज है, जैसे कल हमने आपको बताया था। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें दो पॉइंट जो है ज्यादा क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उन्हीं दोनों पॉइंट को क्लियर करेंगे। जैसे क्या, समतल ना लिखें, समतल अगर हम नहीं लिखते हैं तब भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पृथ्वी पर चलने की प्रक्रिया, पृथ्वी पर चलने की प्रक्रिया, ये जो है इस प्रक्रिया में भी क्या होगा भाई, थर्ड लॉ फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा? लेट अस सपोज, यहाँ पे आपको कल्पना करनी है, केवल कल्पना करिएगा। देखो, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह हो गई। अब जब पृथ्वी की सतह हो गई तो इस पर यदि कोई चल रहा होगा, इस पे यदि कोई क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो उसके पैरों के द्वारा पृथ्वी पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जो कि उसका भार होगा mg। ये नीचे की ओर कार्य करेगा। अब जब ये नीचे की ओर कार्य करेगा तो पृथ्वी की सतह क्या करेगी, इन पैरों पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। इन पैरों पर एक क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी। अब ये जो प्रतिक्रिया बल होगा, इस बल को हम लोग क्या करेंगे, दो घटकों में विभाजित करेंगे। तो एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये वाला घटक हो जाएगा r cos थीटा और ये वाला घटक हो जाएगा r sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब हम चलते हैं तो चलते समय हमारा शरीर कुछ ऐसे होता है, कुछ कैसे होता है, ऐसे होता है, क्षैतिज से थोड़ा ऐसे तिरछे होकर के हम लोग चलते हैं। तो ये वाला एंगल जो हमारे शरीर के बीच में बनेगा, यही थीटा होगा। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा r cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। अब ये जो r sin थीटा है, ये हमारे शरीर को स्थायित्व प्रदान करेगा, मीन्स हमारे शरीर को गिरने नहीं देगा। और r cos थीटा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, जिसके कारण हम लोग कदम दर कदम आगे चल पाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, जब हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं तो किस नियम के तहत, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के कारण। किस नियम के कारण भाई? तृतीय नियम के कारण चल पाते हैं। क्यों चल पाते हैं? क्योंकि तृतीय नियम हमसे ये कहता है कि अगर हम बल लगाएंगे तो जिस सतह पर बल लगाएंगे वह सतह भी क्या करेगी, पहले वाली पर यानी कि हमारे ऊपर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी। ठीक, तो एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ई मान लीजिए क्या है, पृथ्वी की सतह है। अब इस सतह पर जब हम चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, होगा क्या कि हमारा जो शरीर होगा, जब हम कदम बढ़ाएंगे तो एक समय के लिए ऐसा हो जाएगा, ये बीच में हो गया एंगल थीटा। तो अब हमारे शरीर के द्वारा जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, क्या, mg। अब इसका डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा क्या कि पृथ्वी इस दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, दो घटकों में अगर विभाजित कर दें तो एक घटक हो गया r cos थीटा और एक घटक हो गया r sin थीटा। अब ये जो शरीर झुका हुआ था, ये वाला घटक इसको गिरने नहीं देगा और ये वाला घटक इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो हम लोग किस घटक के कारण, प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण चल पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यदि सैंड है, सैंड का मतलब अगर कहीं पे बालू पड़ी हुई है, तो जब बालू पड़ी हुई होती है तो वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? चलना मुश्किल होता है। बर्फ पड़ी हो, क्या हो, बर्फ हो, बर्फ पर भी चलना मुश्किल होता है। यानी जब सतह बहुत चिकनी हो जाती है तो वहाँ पर भी चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सतहों के द्वारा जो पर्याप्त मात्रा में प्रतिक्रिया बल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण चलना मुश्किल हो जाता है। बालों में पैदल तो थोड़ा बहुत चल भी ले जाओगे, यदि हम साइकिल ले जाएं, क्या लेकर के जाएं, साइकिल लेकर के जाएं तो एकदम से नहीं चल पाएगी। मोटरसाइकिल भी लेकर के जाएं क्योंकि उसमें इंजन लगा होता है, फिर भी वह नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पहला यूज।
दूसरा यूज क्या है भाई, दूसरा यूज देखते हैं, फोटो में एक घोड़ा बना हुआ है और एक गाड़ी को खींच रहा है। तो जो हमारा सेकंड यूज है वो क्या है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। तृतीय नियम का अगला जो यूज है वो क्या है, घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना। घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो खींचेगा तो घोड़े सहित अगर गाड़ी का द्रव्यमान हम मान लें कि क्या है, यम है। घोड़े सहित यदि हम गाड़ी का द्रव्यमान क्या मान लें, क्या है, यम है, यानी इसका और इसका दोनों का वेट यम है। तो जब ये चलेगा आगे की ओर बढ़ेगा तो इस पे कोई एक्सीलरेशन अगर हम ए मान लें तो जब ये गतिमान होगा तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, यम ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ये मान लें कि ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की क्या है, सतह है, तो जब घोड़ा हमारा चलना प्रारंभ करेगा तो ये अपने पैरों से, अपने, ये देखो ये वाला पैर पृथ्वी पर लगा हुआ है, तो अपने पैरों से पृथ्वी को क्या करेगा, दबाएगा, नीचे की ओर दबाएगा, तो इस पे जो भार लगेगा वो क्या लगेगा, यमजी लगेगा। क्या लगेगा भाई, यमजी लगेगा। अब ये जो यमजी वाला भार है, ध्यान से सुनिएगा, जो यमजी वाला भार है इसको हम लोग दो घटकों में वियोजित कर दें तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, आर कास थीटा हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाला घटक, ये वाला घटक क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम ये मान के चलेंगे कि ये भी मान लेंगे कि घोड़े का द्रव्यमान यम1 है और ये जो गाड़ी है इसका द्रव्यमान क्या है, यम2 है। अब इसमें और क्या होगा, और ये होगा कि ये बीच में जो डोरी लगी हुई है, बीच में जो ये डोरी जहाँ से ये यहाँ से ये जो जुड़ा हुआ है, इस पर हम मान लेंगे कि जब घोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका जो तनाव आएगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तनाव क्या होगा, कैपिटल टी होगा। फिर ये जो पहिया चल रही है, पहिए के बीच में और पृथ्वी की सतह के बीच में हम लोग घर्षण बल मान लेंगे, क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। अब इतना मानने के बाद में हम लोग कुछ गणना करेंगे और जिससे देखेंगे कि जब घोड़ा चलता है तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है, क्या फार्मूला उसमें लगता है। तो हम मान लेंगे कि क्या माना, स्मॉल यम1 द्रव्यमान का एक घोड़ा, स्मॉल यम2 द्रव्यमान की एक गाड़ी को एक भारहीन रस्सी से खींच रहा है, एक भारहीन रस्सी से खींच रहा है। किससे खींच रहा है, भारहीन रस्सी से खींच रहा है। फिर क्या लिखेंगे भाई, जब घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है, तो वह पृथ्वी पर एक बल m1g लगाता है, जिसके कारण पृथ्वी प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर आरोपित करती है। जब कैपिटल आर आरोपित करेगी तो क्या लिखेंगे, आर का लंबवत घटक आर साइन थीटा घोड़े को स्थायित्व प्रदान करता है, तथा आर कास थीटा आवश्यक गति के लिए
गति के लिए आवश्यक गति के लिए बल प्रदान करती है, बल प्रदान करता है। ठीक, ये तो हो गया लैंग्वेज। ये क्या हो गया? लैंग्वेज। ये इतना लिखना जरूरी था। और मान लेंगे कि माना डोरी में तनाव, डोरी नहीं यहाँ रस्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना रस्सी में तनाव कैपिटल टी है। रस्सी में तनाव क्या है? कैपिटल टी। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग गति की व्याख्या करेंगे तो गति की व्याख्या के दौरान ये आर कास थीटा से आगे बढ़ रहा है, तनाव इधर टी लगेगा, तो आर कास थीटा में से अगर हम टी को माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? आर कास थीटा में से अगर हम टी को माइनस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? m1a हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? m1a हो जाएगा। ठीक है, आर कास थीटा से अगर हम क्या करेंगे? टी को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आर कास थीटा माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा m1a। ये किसके लिए है भाई? घोड़े के लिए है, घोड़े के लिए है। उसके बाद में आर कास थीटा माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1a हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो क्या होगा भाई? गाड़ी के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए। अब गाड़ी, जो घोड़ा रस्सी में तनाव था उसी तनाव के कारण आगे बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? टी माइनस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा m2a। टी माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2a। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आर कास थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू m1a और प्लस में m2a। तो यहाँ से हमको ये क्या हो जाएगा? आर कास थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ए कॉमन कर लेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इस गति का जो त्वरण मिलेगा वो आर कास थीटा माइनस एफ अपान क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? आर कास थीटा माइनस एफ अपान m1 प्लस m2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि घोड़ा इस गाड़ी को जिस एक्सीलरेशन से आगे लेकर के जा रहा होगा वो पृथ्वी द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक में से गाड़ी के घर्षण बल को हम घटा देंगे और प्लस घोड़े तथा गाड़ी के द्रव्यमान से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो अगली जो हेडिंग आती है वो आती है इम्पल्स की। क्या आती है? इम्पल्स की आती है, जिसको हिंदी में आवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। आवेग की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा कार्यरत बल के समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू में होगा डेल्टा टी। एफ इंटू में क्या होगा? डेल्टा टी होगा। अब इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है भाई? न्यूटन सेकेंड होता है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो देखो, न्यूटन की बीमा m/L/t - 2 हो गई और सेकंड की बीमा क्या हो गई? t हो गई। इस तरीके से आई की बीमा, किसकी बीमा? आई की जो बीमा है वो क्या हो जाएगी भैया? m/L/t - 1 हो जाएगी। अब जरा थोड़ा सा इम्पल्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इम्पल्स होता है क्या, क्यों? कभी आप लोग मैच खेले होंगे, मैच में जो विकेट कीपर
महोदय होते हैं, गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे खींचते हैं। गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं। कोई मान लीजिए ऊपर से गेंद आ रही, कोई खिलाड़ी कैच ले रहा है तो वो ऐसे पकड़ेगा और जैसे ही गेंद उसके हाथ में आती है वो नीचे खींच लेता है। अगर वो नीचे ना खींचे तो क्या हो जाएगा, गेंद बाहर निकल जाएगी। अगर हम छत से फर्श पे क्या कर रहे हैं, फर्श पर कूदेंगे, ठीक है, या नीचे जमीन पर कूदेंगे, जमीन मजबूत है तो हाथ पैर टूट जाता है। क्यों, ये सब आवेग के कारण होता है। एक्चुअल में होगा क्या कि अगर कोई गतिशील वस्तु है उसको हमने तुरंत पकड़ करके उसकी स्पीड 0 कर दी तो संवेग में परिवर्तन, संवेग एकाएक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी संवेग परिवर्तन के कारण जो बल लग रहा होगा उस बल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि जब थोड़ी देर के लिए ऐसे खींचते हैं तो ये समय अंतराल बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उस बल का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और कम होने के कारण हमें चोट नहीं लगती है, गेंद को पकड़ ले जाते हैं, गेंद छूटती नहीं है। यही है आवेग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही है आवेग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे आई और पी में संबंध। किसमें किसमें संबंध, आई और पी में संबंध, यानी आवेग तथा संवेग में संबंध, आवेग तथा संवेग में संबंध। तो ये आवेग और संवेग में क्या संबंध होता है, जरा इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम हमसे क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt। एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dp अपॉन dt। क्यों, क्योंकि द्वितीय नियम हमसे यही कहता है कि वस्तु पर कार्यरत बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो k हमको नियतांक मिला था उसकी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा खटर पटर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डेल्टा p इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी मिल जाएगा, या डेल्टा p इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी को आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात आवेग इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन, आवेग इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या होगा भाई, आवेग का मान होगा संवेग में परिवर्तन। आवेग का मान क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आवेग तथा संवेग में संबंध। अब चलते हैं इस चैप्टर के अगली टॉपिक पे। अगले टॉपिक में जो हमारा पॉइंट है वो क्या है भाई, लिफ्ट में वस्तु का भार। लिफ्ट में वस्तु का भार। मे बी पॉसिबल आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिफ्ट में बैठे होंगे, मे बी पॉसिबल आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिफ्ट में बैठे होंगे। तो ये मान लीजिए कोई लिफ्ट है, ये मान लीजिए क्या है, कोई लिफ्ट का बॉक्स है। इसमें आप में से कोई क्या किया है, बैठा, ऐसी नहीं किसी वस्तु की फोटो हम बनाए दे रहे हैं। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल लिफ्ट में रखी हुई है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। तो ये लिफ्ट की सतह पर एक बल लगाएगी जो क्या होगा, mg। और जैसे ही बल लगाएगी तो लिफ्ट क्या करेगा, इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ऐसे r। अब जिस तरीके से लिफ्ट हमारी गतिमान होगी उसके आधार पर हम इसकी गति की व्याख्या करेंगे। तो लिफ्ट की गति के लिए पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ये सब आप लोग मान लीजिएगा कि कोई लिफ्ट है जिसमें कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, नीचे की ओर उसका mg भार होगा, ऊपर लिफ्ट की प्रतिक्रिया बल r होगी। और सुनिए, इसी r के कारण हमको अपना वेट पता चलेगा कि क्या है, बढ़ा है कि घटा है, कैसा है। लिफ्ट में हमको अपना वेट बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, कम हुआ भी मिल सकता है। कब कैसे क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहली कंडीशन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो। अब जब ये ऊपर जा रही हो, अब कौन से वेग से, एक समान वेग से। तो देखो ऊपर के लिए इस पे जो बल लगेगा वो हो जाएगा m और इसका एक्सीलरेशन। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा,
जब वेग क्या है, एक समान है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे हम गति की व्याख्या अगर करें तो ये ऊपर जा रही है, प्रतिक्रिया बल के कारण ऊपर जाएगी। अब प्रतिक्रिया बल का कौन सा भाग ऊपर ले जाएगा, mg, उसमें से माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस एम जी इज इक्वल टू यम इंटू ये होगा, a की जगह हमको मिला हुआ है 0, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू हो गया क्या, 0, यानी r इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। अब एम जी को हम लोग कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू डब्लू, एम जी को हम लोग क्या कह सकते हैं, r इज इक्वल टू डब्लू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, r इज इक्वल टू हम लोग डब्लू कह सकते हैं, r इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डब्लू कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब लिफ्ट हमारी एक समान वेग से ऊपर जा रही होगी तो हमें जो हमारा आभासी, यहाँ पे जो r है, यहाँ पे जो क्या है भाई, r है, यहाँ पे जो r है, ये r क्या होगा, आभासी भार होगा। कौन सा भार होगा, आभासी भार होगा। और जो ये W लिखा हुआ है, ये कौन सा भार होगा, ये वस्तु का वास्तविक भार होगा। कौन सा भार होगा, वास्तविक भार होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब एक समान वेग से ऊपर जा रही होगी तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और r इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, W मिलेगा। ठीक, अब मान लीजिए एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है भाई, दूसरी कंडीशन, एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, त्वरण से ऊपर जा रही है। तो जब एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, क्या चीज़, हमारी लिफ्ट, यानी कि ये ऐसे है और ऐसे ऊपर जा रही है। एक समान जो त्वरण है उसको अगर हम मान ले ए, तो ये यमीय फोर्स से ऊपर जा रही है। ये हमारी वस्तु थी, लिफ्ट की सतह पर mg बल लगाई, तो इसके द्वारा जो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगा वो क्या लगा, r लगा। गति की व्याख्या कर दें तो हम जब गति की व्याख्या करेंगे तो ये क्या हो गया, r माइनस एम जी इज इक्वल टू हो गया ma, r माइनस एम जी, यानी इस जो रिजल्टेंट है उसी फोर्स से तो ये आगे जाएगी, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए और प्लस में एम जी, या फिर हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एम जी, चूँकि w है तो ये हो जाएगा एम ए। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में ये होगा कि जो वस्तु का आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से ज़्यादा होगा। यानी कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही होगी, एक समान त्वरण से ऊपर जा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, वस्तु का आभासी भार, वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा, वास्तविक भार से अधिक होगा, वास्तविक भार से अधिक होगा। कहने का मतलब, अगर हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं और हमारी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है एक समान एक्सीलरेशन से, यानी कि उसमें पर सेकंड उसके वेलोसिटी में वृद्धि हो रही है, तो हमें अपने शरीर का जो भार है वो क्या, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन पे कहता है कि वस्तु नहीं भाई, वस्तु की तो हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रही हो, नीचे आ रही हो। लिफ्ट एक समान त्वरण से क्या आ रही हो, नीचे आ रही हो। अब देखो यहाँ से नीचे वाली कंडीशन शुरू हुई। ये लिफ्ट का बॉक्स है, ये यम द्रव्यमान की वस्तु है। पहला इस पे बल लगेगा यम जी और दूसरा इसका प्रतिक्रिया बल लगेगा कैपिटल आर। अब ध्यान से देखो, ये प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, कैपिटल आर लगेगा। अब ये नीचे आ रही है तो एक समान त्वरण से ऐसे नीचे की ओर इस पर बल लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम गति की, यहाँ पे त्वरण इसका मतलब क्या हो गया ए। जब हम गति की व्याख्या करेंगे, अब हमारा ये यम जी क्या होगा, यम जी के कारण हमारी वस्तु गति करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यम जी माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए। आर को उधर ले जाएंगे तो ये दोनों इधर आ जाएगा। एम जी माइनस आर क्या हो जाएगा भाई, एम जी
में से r को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ma मिल जाएगा। अब देखो जब हमको r निकालना है, r को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू हो गया r। ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w माइनस ma हो जाएगा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, w माइनस ma हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आभासी भार वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से कम होगा। कहने का मतलब यदि हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं अब वो एक समान त्वरण A से नीचे की ओर आ रही होगी, तब हमें अपने ही शरीर का भार क्या लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। कितना कम लगेगा, जिस बल से वो नीचे आ रही होगी ma उतना कम लगेगा। चौथी कंडीशन क्या है भाई, ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यानी जिससे जिन जो लोहे की रस्सियों से बंधी होती है वो क्या हो जाए, टूट जाए। अब टूट जाए तो क्या होगा, जब ये टूट जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे आ रही हो, नीचे आ रही हो। वैसे जब डोरी टूट गई तो हमें भगवान के भरोसे रहना है, लेकिन अगर नीचे हम आ रहे हैं इस भी कंडीशन में तो कैसे क्या होगा जरा देख लेते हैं। डोरी क्या हो गई है भाई, लिफ्ट की टूट गई है, मोटी मोटी लोहे के तारों से ये बंधे रहते हैं और तार टूट गया, अब इस झरझर नीचे आ रही है। कैसे आ रही है, झरझर नीचे आ रही है। ये हमारी वस्तु रखी थी, इस पर नीचे की ओर बल mg लग रहा था और उसके साथ में इसका जो प्रतिक्रिया बल था वो कैपिटल R। अब डोरी टूट गई, तो जब डोरी टूट गई तो ये ऐसे नीचे की ओर खटखटुआ आ रही है, इस पर जो बल ma लगना था, अब इसकी जगह a की जगह क्या लगेगा, mg लगेगा। a की जगह क्या लगेगा, mg लगेगा, क्योंकि भाई नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब जब इस पर हम गति की व्याख्या करेंगे, किसकी व्याख्या करेंगे, गति की, तो ये हो गया mg माइनस r इज इक्वल टू mg को इधर लाएंगे तो mg माइनस mg इज इक्वल टू हो जाएगा r। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू मिल जाएगा भाई, r इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। अब जब 0 मिल गया तो अब इस स्थिति में, यानी कि जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे आ रही होगी या उसकी डोरी टूट गई होगी, तो हमें अपने ही शरीर का भार क्या लगेगा, 0 लगेगा। ऐसा लगेगा यदि हम लिफ्ट के अंदर इस सिचुएशन में होंगे तो हमारे शरीर का भार खत्म हो जाएगा। अब सुनिए, इसी कारण क्या होती है, दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। जैसे लिफ्ट की डोरी टूटी, लिफ्ट नीचे आना शुरू हुई, बीचों बीच रास्ते में है, उसमें जितने लोग होंगे उन सभी को अपना भार 0 लगेगा। मतलब उनका शरीर क्या होगा कि पैर नीचे से उठना शुरू होगा और सर किस पे पहुंच जाएगा, छत की ओर पहुंच जाएगा, बीच में वो पहुंच जाएंगे। अब असंतुलन की स्थिति आती है, लोग सोचना शुरू कर देते हैं, इसी बीच में कई सारी बीमारियां, पैनिक होने पर हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल अगर लिफ्ट को अल्प समय के भीतर कंट्रोल ना किया जाए तो उसमें उपस्थित मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे, भगवान का दर्शन कर लेंगे। तो पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है कि जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो हमारा आभासी भार 0 हो गया। अब आभासी भार 0 हो गया तो मुझे वास्तविक भार का एहसास ही नहीं होगा, उसी 0 वाले वेट का एहसास होगा। हमको लगेगा हमारे शरीर में अब कुछ बचा ही नहीं। लोग सोचने लगते हैं दादा जानो परनवा निकलेगा, अब शरीर हमार हल्का आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, परनवा नहीं निकलेगा। ये फिजिक्स के कारण 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस बल से वो नीचे आ रहा था वो बल और ये बल दोनों इक्वल हो गए, mg से कट के प्रतिक्रिया बल हमको 0 मिल गया। तो इस अवस्था को भारहीनता की स्थिति भी कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? भारहीनता की स्थिति कहते हैं। अर्थात वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे लिफ्ट रुकेगी, जैसे लिफ्ट रुक जाएगी, रुकने पर फिर हमें अपने शरीर का एक्चुअल भार हमको लगने लगेगा कि हाँ है,
जीवन है, प्राण है हमारे शरीर में रुकने के बाद। लेकिन जब तक वो इस तरीके से गिर रहे होगी तो उस समय हमें अपना आभासी भार 0 लगेगा, क्योंकि गतिमान होने के बाद में हम सिर्फ उसी फोर्स का अनुभव कर पाएंगे जो यहाँ पे आर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? आर मिलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये था भाई लिफ्ट। ये क्या था? लिफ्ट। 4 कंडीशन थी, इसमें एक 5वीं कंडीशन भी आ सकती है। क्या आ सकती है? कि जब ये लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रही हो। तो जब एक समान वेग से नीचे आएगी तो a = 0 हो जाएगा। इसी में देख लेते हैं, a = अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो हमको r = क्या मिल जाएगा भाई? r = W मिल जाएगा। मीन्स ये कंडीशन नंबर 1 की तरह हो जाएगी, तो इसको हम नहीं कराएंगे। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद में इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग अकॉर्डिंग टू मी, लास्ट हेडिंग क्या है? संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन। इसमें हम लैंग्वेज नहीं करवाएंगे, ओनली डेरिवेशन आपको समझाएंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से कोई विशेष मतलब नहीं है। संगामी, सबसे पहले ये संगामी जान लेते हैं क्या होता है। तो संगामी मतलब साथ साथ जाने वाले। कहने का मतलब यदि किसी बिंदु से कई सारे फोर्स कार्य कर रहे हो, या किसी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में कई सारे बल कार्य कर रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट यानी उन सारे बलों का परिणामी बल क्या होगा, उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग इस हेडिंग में देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? चलो भाई मान लेते हैं, ये मान लिए कि हमारा क्या है? x है, o है, y है, ये x डैश डायरेक्शन है, और ये क्या हो गई? सॉरी ये हो जाएगा y डैश, और ये क्या हो जाएगा? x डैश हो जाएगा। अब इस पर मान लीजिए कई सारे बल कार्य कर रहे हैं। एक ये हमारा हो गया F1, जो इसके साथ में अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा। अब फिर मान लीजिए कि एक बल कार्य कर रहा है ये वाला, हमारा एक बल कार्य कर रहा है ये वाला। ये कितना कोण बना रहा है? इसको अल्फा 1 मान लीजिए। ये इसके साथ में अल्फा 2 कोण बना रहा है, तो ये हो गया F2। ये क्या हो गया? F2 हो गया। अब मान लेते हैं एक बल ये कार्य कर रहा है, ये हो गया F3। अब ये इस यक्ष के साथ, ध्यान दीजिएगा, सारा एंगल हम लोग किससे नापेंगे? यक्ष से नापेंगे, ये वाला एंगल। ठीक, ये मान लीजिए कितना है? अल्फा 3 है। ये 3 फोर्स हमारे इस पर कार्य कर रहे हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी इनका जो परिणामी बल होगा, वो क्या हो जाएगा? तो हम मान लेंगे कि इनका जो परिणामी होगा वो कहीं इधर कार्य करेगा r, और वो क्या करेगा? इस यक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाएगा। ये जो हमारा r होगा, तीनों बलों का परिणामी हमने माना है r, और वो यक्ष के साथ में क्या बनाएगा? अल्फा कोण बनाएगा। अब आप लोगों के आपको करना क्या है कि F1, F2, F3, ये आपका क्या है भाई? F3 है। F3 जो है, इन तीनों का पर्टिकुलर प्रभाव r पे पड़ रहा है। तो F1, F2, F3 के कारण इस वाली लाइन पे टोटल कितना फोर्स होगा, तो ये हमको ज्ञात करना है। प्लस में ये भी ज्ञात करना है कि इसकी डायरेक्शन यानी इसके लिए अल्फा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक का यूज होगा, जो हम लोग इससे पहले वाले वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़े हैं, 2 वेक्टरों का वियोजन। सारे वेक्टर को हम क्या करेंगे? साइन और कास में तोड़ देंगे, यानी लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि सारे का F1, F2, F3 का जो लंबवत घटक होगा वो y एक्सिस पे आ जाएगा। F1, F2, F3 का क्या जो समांतर घटक होगा वो x एक्सिस पे आ जाएगा। सेम ऐसे r का भी लंबवत घटक y पर होगा, और r का समांतर घटक x पे होगा। तो जब सारे बल हमको एक लाइन में मिल जाएंगे तो वेक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको जोड़ लिया जाता है। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो इसी का जब हम यूज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा r है, r x, यानी कि r के लिए जो x अक्ष वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगा? r cos अल्फा हो जाएगा, और ऐसे ry वाली लाइन r sin अल्फा हो जाएगी। ठीक, ऐसे F1 के लिए अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? F1 cos अल्फा, ये क्या हो जाएगी? F1 sin अल्फा हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या? हम rx का मान निकालें। किसका मान निकालें? rx का मान निकालें। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये किसके बराबर होगा? इसको 1, इसको 2 मान लेते हैं। अब इस लाइन पर जो भी बल आएगा, F1 का cos अल्फा आएगा, F1 का cos अल्फा 1 आएगा, F2 के लिए cos अल्फा 2 आएगा, F3 के लिए क्या आएगा? cos अल्फा 3 आएगा। तो rx बराबर क्या क्या हो जाएगा? आप कहेंगे rx बराबर हो जाएगा F1 cos अल्फा 1 और प्लस F2
cos अल्फा 2 प्लस F3 cos अल्फा 3। ऐसे चाहे जितने बल हो सबका एंगल दिया होगा तो x लाइन पर हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, RY की। किसकी बात करेंगे, RY की बात करेंगे। RY वाली जो लाइन होगी वो किसकी लाइन होगी, साइन वाली लाइन होगी। किसकी लाइन होगी, साइन की। तो इसके लिए F1 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा 1, F2 के लिए क्या हो जाएगा, F2 साइन अल्फा 2, F3 के लिए क्या हो जाएगा, F3। ये वाली लाइन क्या होगी भाई, साइन के लिए होगी। जो बल आएगा और जो एंगल आएगा उसी के अकॉर्डिंग साइन हो जाएगा। और ये वाली लाइन किसकी होगी, कास की होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा F1 साइन अल्फा 1 प्लस F2 साइन अल्फा 2 और प्लस में F3 साइन अल्फा 3। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना तो हम कर लिए, हमें अगर r की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे भैया, 1 का स्क्वायर करके 2 का भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इसको अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये हो गया r स्क्वायर rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, r स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर कॉमन कर लिए तो हमें 1 मिला। 1 से मल्टीप्लाई करने कोई चेंज नहीं होगा, हो गया r स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू r हमको क्या मिली, स्क्वायर रूट rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। यानी कि अगर हमें परिणामी बल निकालना है तो हम क्या करें, rx और ry की वैल्यू फाइंड कर लें और वैल्यू फाइंड करने के बाद दोनों का वर्क करके ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ये वाला बल जो परिणामी बल है इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये rx ry इस तरीके से लिखा हुआ है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप सवाल लगाएंगे तो F1 और अल्फा 1, F2 और अल्फा 2, F3 और अल्फा 3 की न्यूमेरिक यानी अंक गणितीय वैल्यू दी होगी। जैसे मान लीजिए बल का मान दिया होगा 2 4 6 10 12 15 16 18 न्यूटन दिया होगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान 30 45 60 90 ऐसे कुछ दिया होगा। तब जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो और सरल रूप में हो जाएगा और ये हमें एक संख्या मिल जाएगी। एक संख्या का वर्ग हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसे y का मान भी निकल जाएगा। चलो, तो ये तो मान निकल गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस r की डायरेक्शन क्या होगी x अक्ष के अकॉर्डिंग, तो जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो हम निकाल लेंगे tan थीटा। और tan थीटा बराबर ध्यान से देखिएगा, ई वाली लाइन क्या शो करेगी, rx को, ई वाली लाइन शो करेगी ry को, क्योंकि साइन वाली लाइन है। तो ध्यान से देखिएगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखो इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड मिला दें तो जैसे ई वाली लाइन है ऐसे ये हो जाएगी ry। अब हमें जिस एंगल पर बात करना है वो हो गया ये एंगल। इस एंगल पर हमको क्या निकालना है, यही वाला अल्फा। तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो गया ry बटे rx, ठीक। या यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ry अपान rx हो जाएगा। अब ये rx और ry जो लिखा हुआ है, जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू दी रहेगी तो सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। ये देख के मत कंफ्यूज होइएगा कि ये कास अल्फा 1 कास अल्फा 2 कास अल्फा 3, ये इसको अगर हम इसका वर्क करें तो ये F1 स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा 1, फिर ऐसे इसका स्क्वायर, फिर इसका, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन सबको पहले में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इनकी वैल्यू रख करके, तो हमें एक सिंगल अंक गणितीय वैल्यू 2 4 अंक की कोई संख्या मिल जाएगी, उसका हम वर्ग आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आज की क्लास। अब आज की क्लास यहीं पे क्या होती है, एंड होती है। इसी के साथ में आपके इस चैप्टर की थ्योरी भी क्या होती है, द एंड होती है। अगर कोई थ्योरी आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको अगली क्लास में आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा।